हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब सही होंगे, मज़े में होंगे, घर पर ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं रविंद्र यादव आपके अपने चैनल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। और आज का जो चैप्टर है 12th क्लास का अकाउंटेंसी का डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो हम लास्ट क्लासेस कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर हो चुके हैं हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 6 जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, एडमिशन पढ़ा है, रिटायरमेंट और डेथ पढ़ा है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले जो कंसेप्ट समझना है वो डिसोल्यूशन का समझना है। डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है? समापन। एक संगठन का समापन, एक फर्म का, एक बिजनेस का समापन। डिसोल्यूशन मीन्स टू समापन, एक व्यवसाय का समापन। तो यहाँ पर पहले समझ लेना चाहिए, अभी तक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अभी कुछ बच्चों या कुछ हम एक कंसेप्ट है जो कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो दोनों ही कंसेप्ट अलग अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स है उनका डिसोल्व हो जाना, मतलब पार्टनर्स का एक दूसरे में जो पार्टनरशिप चल रही है वो खत्म हो जाना। पर उस केस में जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टू से है कि वहां पर हम कह सकते हैं कि बिजनेस चल रहा होगा, पार्टनरशिप टूट सकती है। पार्टनरशिप टूट सकती है का मतलब यहाँ पर यह है कि पार्टनर्स दूसरा अगर लेट करते हैं, एक पार्टनर चला जाता है तो उसके बदले नया आ सकता है या एक छोड़ के जा सकता है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। उस केस के अंदर हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, सेटलमेंट अकाउंट बनाते हैं, वो रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वहां हम क्या करते हैं? हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं एसेट्स को, और या फिर हम लायबिलिटीज को मतलब अगर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रिवैल्यूड करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। क्या यानी कि मतलब क्या है, वहाँ संस्था को, वहाँ जो हमारी फर्म है वहां पर हम रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, यहाँ फर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब यहाँ पर फर्म ही खत्म हो गई, फर्म भी खत्म हो गई, और अगर जब फर्म खत्म हो गई तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। मीन्स टू से बिजनेस ही बंद हो गया, और बिजनेस के साथ बिजनेस ही नहीं रहा तो पार्टनरशिप का कोई काम नहीं होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी के व्यू में भी, थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए सामने आपके। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। समझिए इसको, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट पार्टनर्स चेंज। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप का समापन होता है तो वहां केवल क्या है? इकोनॉमिक रिलेशन, यानी पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन खत्म हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो सकता है, कोई पार्टनर आ सकता है, कोई पार्टनर जाएगा, तो वहां रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वहां पर क्या होगा? केवल और केवल उनका इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो रिलेशन होगा वो बदल जाएगा। यानी कि उनका या तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। यही होता है ना, हमने एडमिशन में पढ़ा, रिटायरमेंट डेथ में पढ़ा। बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मतलब बिजनेस ही समाप्त हो गया, तो उसमें क्या हुआ? द इकोनॉमिक रिलेशन अमंग ऑल द पार्टनर्स कम्स टू एंड। यहां पर इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो खत्म ही हो गया, वहां चेंज नहीं हुआ, खत्म ही हो, क्योंकि बिजनेस ही बंद हो गया। दूसरा डिफरेंस, द बिजनेस ऑफ द फर्म इज नॉट टर्मिनेटेड। इसमें पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में व्यवसाय चलता रहेगा। यहां बताया गया है द बिजनेस ऑफ द फर्म इज नॉट टर्मिनेटेड, व्यवसाय चलता रहेगा, केवल पार्टनर्स का रिलेशन बदल जाएगा, पार्टनरशिप जो होगी वो डिसोल्व हो सकती है। बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में देखें, द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, बिजनेस ही खत्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन। हम जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स होता है, पार्टनरशिप चेंज होती है, तो हम क्या करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करते हैं। हम ये करते हैं ना, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? एसेट्स को रिवैल्यू कर लेते हैं, लायबिलिटी को रीअसेसमेंट कर लेते हैं और नई बैलेंस शीट बनाते हैं। बट अगर बैलेंस डिसोल्व फर्म ही हो रही है तो एसेट्स आर सोल्ड
जितनी भी एसेट, समझने वाली बात है पॉइंट। अब इस चैप्टर का पॉइंट ये है जो हम चैप्टर में करेंगे, एसेट्स आर सोल्ड, एसेट्स को बेच दिया जाता है और रियलाइज कर दिया जाता है। एसेट जितनी भी है उनको बेच देते हैं और रियलाइज करते हैं, रियलाइज मतलब समापन करते हैं, एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और जितनी भी लायबिलिटीज है उसको पेड ऑफ करते हैं। आगे बढ़ेंगे, यानी कि एसेट्स को इसमें यहाँ पर हम बेच देंगे, रियलाइज कर देंगे और लायबिलिटीज को पेड ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट, it does not require to closing the books because business is not terminated। या इस केस के अंदर बुक्स जो है अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद नहीं करने होते, क्लोज नहीं करने होते। क्यों नहीं करने होते? क्योंकि बिजनेस चल रहा होता है, तो बुक्स तो चाहिए, अकाउंट्स तो चाहिए, तो बंद नहीं हो गए। पर इस केस में सारे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं क्योंकि बिजनेस भी समाप्त हो गया, तो यहाँ क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट इम्प्लाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसको हम क्या नहीं मानते? हम इसको नहीं मानते कि फर्म बंद हो गई है, फर्म का समापन नहीं मानते। और इसमें हम क्या नहीं मानते कि पार्टनरशिप, इट इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर। इसमें मान लेते हैं कि फर्म भी खत्म हो गई और पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। क्लियर? तो ये आज सबसे पहला क्वेश्चन हमारा समझना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्लियर हो गया होगा? अब हम ये देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो हमें पता लग गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कई कारणों से हो सकता है। फर्म बंद होना, फर्म का समापन होना कई कारणों से हो सकता है। वो कौन कौन से होते हैं समझिए, देखिए बोर्ड के ऊपर क्या क्या हो सकते हैं वो। चलिए देखिए आपके सामने मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये क्या कहता है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कई कारणों से हो सकता है, जो कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 40 to 44 के अंदर निर्धारित किया गया है। यानी कि आईपीए 1932 में सेक्शन 40 से सेक्शन 44 के बीच में बताया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किस कारणों से हो सकता है। सबसे पहले देखिए डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40 कहता है एग्रीमेंट के द्वारा। सेक्शन 40 में लिखा गया है कि जो डिसोल्यूशन है वो एग्रीमेंट के द्वारा भी हो सकती है। अगर पार्टनर चाहें तो सभी पार्टनर एक दूसरे को एग्री कर सभी पार्टनर एग्री हैं कि फर्म को डिसोल्व कर लिया जाए तो फर्म डिसोल्व हो सकती है। यानी कि सभी पार्टनर ने एग्री किया कि फर्म को डिसोल्व किया जाए, उसे कहते हैं सेक्शन 40 के अंदर बताया गया। आईपी 1932 के अंदर बताया है सेक्शन 40 में कि अगर कोई पार्टनर चाहे, सभी एग्री करें कि फर्म को डिसोल्व कर लिया जाए तो हो सकती है, तो यही बताया। सेकंड हो सकता है कंपलसरी डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन बाय लॉ। सेक्शन 41 कहता है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन, यानी कि डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, कंपल्सन है या कानून के मुताबिक। तो वो सेक्शन 41 में, जैसे मान लीजिए सेक्शन 41 कहता है, क्या कहता है कि डिसोल्यूशन होता है, अगर कोई बात करे तो वो ये कहता है डिसोल्यूशन के अंदर कि व्हेन एनी सच इवेंट हैपन व्हिच मेक द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म अनलॉफुल, यानी कोई ऐसी घटना घटी कि जो उसका ऑपरेशन है वो अनलॉफुल है, यानी कि लॉफुल ना हो गया, अनलॉफुल मतलब कानून के विरुद्ध है, तो वहां पर भी डिसोल्यूशन होगा। या फिर हम कह सकते हैं व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन आर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, या तो सभी पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, या फिर एक को छोड़कर सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी लॉफुल हो जाएगा। तो लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग उनको भी डिसोल्व कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सेक्शन 42 कहता है कि डिसोल्यूशन हो सकता है कोई ऐसी घटना घट जाए जो अनएक्सपेक्टेड है, जो नहीं होने की थी वो हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग फर्म डिसोल्व हो सकती है। सेक्शन 42 कहता है, जैसे सेक्शन 42 कहता है कि जो फर्म बनाई गई है या जो बिजनेस पार्टनरशिप बनाई गई थी वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई गई थी, यानी बताया कि 2 साल के लिए रहेगी, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बनाई गई थी, और वो पीरियड खत्म हो जाए तो इसी के अंदर आएगा सेक्शन 42 में। या फिर कोई ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि कोई ऑब्जेक्टिव था और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की गई थी, तो अगर ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो पार्टनरशिप भी खत्म कर दी गई और फर्म को भी डिसोल्व कर लिया गया। या और क्या हो सकता है इसमें, व्हेन एनी पार्टनर इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो भी हैपनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, तो यहाँ पर डिसोल्व कर सकते हैं।
या फिर एक और, कोई पार्टनर डाइज हो जाए, मर जाए तो भी डिसोल्व की जा सकती है, वो सब चाहे तो। क्लियर, सब चाहे। अब कहते हैं कि पार्टनर डाई हो गया, हमने चैप्टर पढ़ा है, वहां पर डाई हुआ का मतलब ये नहीं डिसोल्व होगी, पर अगर कोई पार्टनर डाई हो गया और सारे पार्टनर चाह रहे हैं कि इसको डिसोल्व कर लिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, तो ये हो सकता है, वो सेक्शन 42 के अंदर आता है। अब आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब कोई पार्टनर ने लिखित रूप में अपनी विल रखी कि ये पार्टनरशिप क्या जो है वो डिसोल्व हो जाए, फर्म डिसोल्व कर ली जाए। किसी पार्टनर ने अपनी इच्छा के अनुसार, नोटिस की बात कर रहे हैं हम, एक नोटिस दिया पार्टनरशिप के लिए कि ये जो फर्म है वो लिखित रूप से एग्रीमेंट, लिखित रूप से विल रखी कि फर्म और पार्टनरशिप खत्म हो जाए, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये किया जा सकता है, सेक्शन 43 कहता है। या फिर हो सकता है डिसोल्व बाय कोर्ट, कोर्ट सेक्शन 44 कहता है कोर्ट के द्वारा भी उस फर्म को बंद कर दिया जाए। कोर्ट के द्वारा बंद करने का तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई पार्टनर उनमें से बिकम्स अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए, यानी कि एग्रीमेंट करने में के लायक ना रहे, कोई ऐसा पार्टनर जो अनसाउंड है या फिर वो एग्रीमेंट करने समझने के लायक नहीं है, तो भी खत्म उस सेक्शन 44 में आएगा। या फिर व्हेन एनी पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए और डाइज और ड्यूटीज एज पार्टनर, यानी कि अपनी ड्यूटी ना कर पाए, ऐसा हो जाए। या फिर व्हेन एनी पार्टनर नोइंगली वायलेट्स द टर्म ऑफ एग्रीमेंट अगेन एंड अगेन, या फिर कोई पार्टनर जानबूझकर एग्रीमेंट को तोड़े, बार बार जो कानून, जो लॉ बनाए गए हैं, जो नियम बनाए, पार्टनरशिप बनाई गई है, उसको बार बार तोड़ रहा है जानबूझकर, तो भी हो सकता है। व्हेन एनी पार्टनर ट्रांसफर और असाइन ऑल हिज इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी, कोई पार्टनर तीसरे अपना इंटरेस्ट किसी तीसरे पर्सन को दे दे, अपनी ड्यूटीज किसी और को दे दे, तो भी हो सकता है। या व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू रन द बिजनेस विदाउट लॉस, यानी बिना लॉस के अब ये बिजनेस को नहीं चला पा रहे, तो भी हो सकता है। व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज जस्ट एंड इक्विटेबल इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, और अगर कोर्ट चाहे कि बिजनेस बंद होना चाहिए, तो भी हो सकता है, तो ये सेक्शन 44 कहता है। क्लियर, तो ये कारण है कि हम मोड ऑफ डिसोल्यूशन कह सकते हैं, इन कारणों की वजह से डिसोल्व हो सकती है। अब देखते हैं डिसोल्यूशन के में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, यानी कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कौन कौन से होंगे, जैसे हमने एडमिशन के पढ़े, रिटायरमेंट के पढ़े, ऐसे ही डिसोल्यूशन के कौन कौन से होंगे। चलिए आगे, कौन कौन से अकाउंट बना सकते हैं हम। देखिए, पेमेंट ऑफ लॉसेस के अंदर बात करते हैं हम। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम 4 चीजें जरूर देखते हैं, पेमेंट ऑफ लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश ऑफ बैंक अकाउंट। देखिए, पेमेंट ऑफ लॉसेस, यहाँ पर जो लॉसेस की जो पेमेंट होगी, समझिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं, थर्ड पार्टी जो लायबिलिटीज है, थर्ड पार्टी या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं, या आउटसाइडर लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। आउटसाइडर लायबिलिटीज कह लीजिए, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कह लीजिए, सबसे पहले वो पेड ऑफ की जाएगी। पेड ऑफ मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटी का मतलब है जो फर्म से बाहर, फर्म के जो बाहर है, यानी पार्टनर को छोड़कर जो बाहर से है, पहले सबसे पहले वो लायबिलिटीज को पेड ऑफ किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, समझिए, ये समझने की बात है। तो सबसे पहले जो कहते हैं, लॉसेस जो भी होंगे शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो लॉसेस होंगे सबसे पहले वो प्रॉफिट में से क्या किए जाएंगे, एडजस्ट किए जाएंगे, प्रॉफिट में से निकाले जाएंगे। उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं हुए तो नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल में से निकाल लिए जाएंगे। अगर वो फिर भी नहीं होते तो लास्टली अगर जरूरत पड़े तो बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो पार्टनर जो है उनका, जो पार्टनर है उनका इंडिविजुअली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनसे वो क्या करें, एडजस्ट किए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। जब अनलिमिटेड होती है तो लॉस होने के एवज में उन्हें प्राइवेटली भी इंडिविजुअली भी वो जो लॉसेस है वो वहन करना पड़ेगा, वो बियर करना पड़ता है अपने प्राइवेट एसेट्स के द्वारा भी। तो समझ में आया, सबसे पहले जो लॉसेस होंगे वो प्रॉफिट में से एडजस्ट किए जाएंगे। अगर वो फिर भी नहीं खत्म हुए तो फिर हम उनके पार्टनर कैपिटल्स में से उठाएंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो जरूरत पड़ी तो पार्टनर के इंडिविजुअली पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, जो उनके रेशियो उसके आधार पर वो एडजस्ट कर लिए जाएंगे। क्लियर, यानी थर्ड पार्टी जो सबसे पहले। दूसरा,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एसेट्स को क्या करेंगे, एसेट्स को सबसे पहले हम बात करें, एसेट्स ऑफ द फर्म आर फर्स्ट टू बी अप्लाइड इन पेइंग द डेब्ट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। एसेट्स को हमेशा किसके लिए, थर्ड पार्टी की पेमेंट के लिए यूज करेंगे। एसेट्स को क्या करेंगे, उनको बेच कर तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एसेट्स को जो एसेट्स है उनको हम, मैंने पहले बताया, उसको सोल्ड कर देंगे, रियलाइज कर देंगे। तो सबसे पहले किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, यानी कि डेट्स को पूरा करने में यूज करेंगे। इसके बाद इन पेइंग टू ईच पार्टनर्स relatively what is due to him from the firm for advance और distribution from capital, यानी कि अगर वो बचेगा तो उसके बाद मान लीजिए पार्टनर ने एडवांस दिया हुआ है, लेट करते हैं पार्टनर भी एडवांस दे सकता है ना पार्टनरशिप को या फर्म को, तो अब उस एसेट्स की जो वैल्यू है, उस एसेट्स से जो रियलाइज होके आया, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर देंगे, बच जाएगा तो पार्टनर जो है, पार्टनर का जो एडवांसेज है उसको एडजस्ट करेंगे, पार्टनर को तो देना पड़ेगा। अगर इसके बाद फिर भी कुछ है तो रेसिड्यू जो बच जाता है उसको हम पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। क्लियर, यानी कि एसेट्स का यूज कहां होगा, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर फिर भी कुछ बचता है तो फिर पार्टनर्स की जो एडवांसेस है या पार्टनर्स ने जो फर्म को दिया है तो पार्टनर्स को पे ऑफ करेंगे। उसके बाद लास्टली अगर कुछ बचता है, अगर सब कुछ पे करने के बाद भी एसेट्स कुछ बच जाती है या एसेट्स की जो वैल्यू होती है, एसेट्स बचने का मतलब है यहाँ पर कि उसको बेचने के बाद वो कुछ पैसा बच जाएगा या फिर कैपिटल बचेगी या फिर कैश बचेगा या बैंक बचेगा, उसको लास्टली कहाँ बांट देंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे और कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं ये समझने की बात है, यही क्वेश्चन आएगा इस तरह से। रियलाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में टू क्लोज डाउन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन मतलब है कि डिसोल्यूशन उसमें अकाउंट्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो खत्म करना, रियलाइज कर देना। रियलाइज मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के एवज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज डाउन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, ये अकाउंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। The purpose of this account is to show the profit or loss on realization of assets and payment of liability। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस केवल और केवल इतना होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद क्या प्रॉफिट बचा है, लॉस बचा हुआ है। यानी कि रियलाइजेशन का मतलब भी यही है कि एसेट्स को बेचने के बाद, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद क्या प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है, लॉस है या प्रॉफिट है। क्लियर। इसके बाद लास्ट हम कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैश और बैंक अकाउंट या आखिरी अकाउंट होगा, क्योंकि वहां बैलेंस शीट बनती थी रिकॉन्स्टिट्यूशन पर, यहाँ पर बैलेंस शीट क्योंकि फर्म बिजनेस बंद हो गया है तो यहाँ पर बनाएंगे हम कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये 4 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होंगे डिसोल्यूशन के अंदर, और चैप्टर बहुत आसान है, इजी है, जो आप बच्चों ने पहले समझ रखा है वही चैप्टर के थोड़ा सा कंसेप्ट है वही समझना है। केवल हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और हम क्या करेंगे, एक कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, 3 अकाउंट ही हम बनाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा बात समझ लीजिए। अभी मैं अगर बात करूं 2018 के अंदर इसका एक अकाउंट, इसका क्या आया था, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये एक अकाउंट का क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, समझिए, जिसमें रियलाइजेशन, कैपिटल और कैसे बैंक अकाउंट बना था, वो 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। इससे पहले मैं 17 की बात करूं, 16 की बात करूं, दिल्ली के अंदर इसका अकाउंट ना आके केवल क्या आई थी, जर्नल एंट्री आई थी या क्लोजर्स ऑफ एंट्रीज थी, जिसे हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है इसमें इस चैप्टर के अंदर मेन जो क्वेश्चन आता है वो जर्नल एंट्री का आता है। कितने नंबर का आता है, वो क्वेश्चन आया है 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। पर 2018 के अंदर अब एक जर्नल एंट्री का ना क्वेश्चन आकर क्या आया हुआ है, अकाउंट बनाए गए हैं, रियलाइजेशन, कैपिटल और वो। तो यहाँ पर बात करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको केवल और केवल जर्नल एंट्री ही नहीं करनी, आपको अकाउंट भी बनाने, केवल अकाउंट ही नहीं बनाने जर्नल एंट्री में, हमने मौका ही नहीं देना, हमें ये रखना ही नहीं है हमें कि हम मतलब चांस लें कि हम जर्नल एंट्री कर ले अकाउंट ना करें, अकाउंट कर ले जर्नल एंट्री नहीं, हमने दोनों ही चीज कर ले। और आसान है, अगर आप अकाउंट बना ले तो जर्नल एंट्री आसान हो जाएगी और जर्नल एंट्री कर ले तो अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा। तो आज
ये क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, वो कैसे बनता है, उस क्वेश्चन को हम अच्छे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो क्लास है, अगली जो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये बेसिक चैप्टर था, बेसिक नॉलेज दी है मैंने इस डिसोल्यूशन की। अब जो बनाने जाएंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों से, फ्रेंड से, अपने कुलीग से भी, तो जिससे कि जो बच्चे दूर हैं वो इसका फायदा उठा सके और ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सेफ रहे, घर पर रहे। धन्यवाद। Please like, share and subscribe.